हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो वीडियो बिल्कुल सब चैनलों से अलग है और ये भी एक वीडियो मैंने बनाया है जो बिल्कुल डिफरेंट वीडियो है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें आप देखें कि जो इंडियन थिंकर हों, चाहे वो विदेशी थिंकर हों, जो भी थिंकर्स हैं, सब थिंकर का एक पर्सपेक्टिव होता है। मतलब एक परिप्रेक्ष्य होता है, किस परिप्रेक्ष्य में उसने अपने दृष्टिकोण रखा या अपनी अवधारणा रखी। इन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी थिंकर के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहले उसका पर्सपेक्टिव जानेंगे कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है, किस पर्सपेक्टिव में वो बातें करते हैं, किस पर्सपेक्टिव में उन्होंने अपनी ये बुक लिखी, किस पर्सपेक्टिव में अपने कॉन्सेप्ट दिया। तो उसके पर्सपेक्टिव को जानना बहुत ज़रूरी है। पर्सपेक्टिव मीन्स उनका परिप्रेक्ष्य। व्हाट इज दिस पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव क्या है? हर थिंकर की अलग अलग पर्सपेक्टिव होती है। कुछ उसके जीवन के आधार पर वो नहीं बनना चाहता है, फिर भी उसके पर्सपेक्टिव के आधार पर, उसकी परिस्थिति के आधार पर हम देखें कि वो अपने परिस्थिति के आधार पर उसकी पर्सपेक्टिव ऐसी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, जैसे दुर्खिम के समय में बहुत आत्महत्याएं होती थीं, या बहुत ही ज़्यादा सामाजिक घनत्व था, नैतिक घनत्व था, सामाजिक यांत्रिक एकता, इन सब के बारे में, या धर्म से संबंधित जो सिद्धांत है, तो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव में एक प्रकारात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी तरह से आप हर्बर्ट स्पेंसर को देखें तो हर्बर्ट स्पेंसर में भी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा उनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है, प्रकृति की ओर उनका ज़्यादा झुकाव रहा है। वो प्राकृतिक मानव के हिसाब से, जैसे कि एक मनुष्य होता है समाज की एक इकाई के रूप में सब कार्य करता है, उसी तरह से समाज के जैसे शरीर के अंग होते हैं, उसी शरीर के अंग हमारे हर तरह से हेल्पफुल होते हैं हमारे जीवन के लिए। उसी तरह से समाज के जो संस्थाएं होती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, प्रथाएं, ये सब जो होती हैं, धर्म और परिवार, ये सब जो होते हैं समाज के संस्थाएं होती हैं, ये संस्थाओं के द्वारा समाज बनता है। उसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर का भी पर्सपेक्टिव प्रकारवादी पर्सपेक्टिव था। इस तरह से आप देखें कार्ल मार्क्स के जीवन में भी अनेक तरह की घटनाएं घटी हैं। वो शुरू से गरीब रहे हैं। गरीब के होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब थी। खराब होने के कारण उनके सबसे पहले उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, फिर उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उनकी जो पत्नी थी वो पत्नी की भी मृत्यु हो गई, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य के कारण ही सब कुछ समाज में घटित होता रहता है, जीवन में भी वही घटित होता है। तो उन्होंने ये माना है, उनको कहा जाता है आर्थिक निर्धारणवाद। तो उन्होंने ये कहा है कि उनका परिप्रेक्ष्य ही ऐसा बन गया कि उनका आर्थिक निर्धारणवाद उनका परिप्रेक्ष्य बन गया, और वर्ग संघर्ष, हमेशा उनको संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन में, इसलिए उनका परिप्रेक्ष्य ही बन गया है संघर्ष के आधार पर। इसलिए वो संघर्षवादी सैद्धांतिक समाजशास्त्री कहलाते हैं। इसी तरह से जिन्होंने उनके पर्सपेक्टिव को अपनाया है, इसी तरह से जितने भी, जैसे कोजर हो, कॉलिंग्स हो, जॉर्ज सीमेल हो, डेरेनडार्फ हो, इन सब ने जिसने भी पर्सपेक्टिव को अपनाया है उसे ही संघर्षवादी पर्सपेक्टिव या रेडिकल थिंकर ऐसे कह सकते हैं। तो इसी तरह से पर्सपेक्टिव के आधार पर हर थिंकर को जाना जाता है। आइए हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में भारतीय समाजशास्त्री कौन कौन से पर्सपेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। आइए सबसे पहले हम सुविचार से स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और आपके इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक सुविचार लाऊंगी, जिससे कि आपको कुछ मोटिवेशन मिले और आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर हों। देखिए, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, इस लाइन का क्या अर्थ होता है? आप चाहे जितने उच्च विचार रखते हैं, लेकिन अगर वो विचार तभी सार्थक होते हैं जब उसकी झलक हमारे व्यवहार में प्रकट होता है। आप विचार उच्च उच्च रखते हैं और व्यवहार आपके तुच्छ है, या आपका निकृष्ट व्यवहार है, या आपका खराब व्यवहार है, तो क्या होगा? तो इससे यही पता चलता है कि आप विचार चाहे जैसे रखें, लेकिन आपका विचार जब व्यवहार में प्रकट नहीं होता है तो कोई फ़ायदा नहीं आपकी इस तरह से विचार रखने से। इसलिए जैसे विचार रखेंगे वैसे ही आपका व्यवहार भी होना चाहिए। जैसे उदाहरण मैं ये देना चाहूँगी, इस सुविचार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने अगर ठान लिया है कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है या मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, तो नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसी लाइन पर चलते रहें। अपने पर्सपेक्टिव को ध्यान रखें और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखें, लक्ष्य का ध्यान रखें, और साधन कौन से साधन आपको अपनाना चाहिए जिससे आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो इसी तरह से
इसमें यही कहा गया है कि केवल विचार उच्च रखने से नहीं, हम खाली उच्च विचार रख लिए कि हाँ भैया हमको इस 2025 में नौकरी प्राप्त करनी है, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं, या ये परीक्षा यूजीसी नेट पास करना है, या पीजीटी एग्ज़ाम पास करना है, या असिस्टेंट प्रोफेसर पास करना है, तो अगर आप केवल ये थिंक रखते हैं या विचार रखते हैं, अगर इस विचार को अपने कर्मों द्वारा साकार नहीं करते हैं, तो आपके थिंकिंग से कुछ नहीं होता है, चाहे जितने उच्च विचार रखिए। जब आप उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे तो उस व्यवहार का या उस विचार का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप विचार और लक्ष्य रखे हुए हैं, उसी लक्ष्य विचार को ध्यान में रखते हुए अपना कर्म भी करिए और उसे व्यवहार में भी लाइए। मेरे इस विचार का यही उद्देश्य है। चलिए मैं आगे चलती हूँ, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आगे पढ़ाना चाहूँगी। इसमें है, देखिए, जो इंडियन थिंकर हैं, जितने भी इंडियन थिंकर हैं, उन सब के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, किसने किस पर्सपेक्टिव में बात की है, अपने कॉन्सेप्ट रखा है और अपनी बुक्स भी लिखी हैं। उसी पर्सपेक्टिव के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि कौन कौन से थिंकर किस पर्सपेक्टिव के हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव, द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। डी डी कौशाम्बी बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर हैं। उनका पूरा नाम दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी था। उनका जन्म 1907 में और मृत्यु 1966 में हुई थी। वो गणितज्ञ थे, गणितज्ञ माने जाते थे। उन्होंने पुनर्जागरण काल या पुनर्जागरण ज्ञान विविधता के केंद्र भी थे। वो शास्त्रीय वंश शास्त्र में क्रोमोसोम दूरी पर सूत्र के लिए उनका योगदान महत्वपूर्ण था। इस तरह से उन्होंने पद्धति शास्त्र और तकनीकी दोनों का उपयोग किया है। कौशाम्बी की बुक क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मिथ एंड रियलिटी, स्टडी इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। अगला है द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन ऑफ एशियंट इंडियन इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। फिर अगली बुक है इंडियन नेशनल नॉमीमेटिक उनकी बुक है। तो इस तरह से उन्होंने कई बुक भी लिखी, उत्पादन के उन्होंने तरीके बताए, कृषि प्रतिमान बताए हैं, विवाह, परिवार, सामाजिक आर्थिक निर्मितताएं, ये सब उन्होंने बताई हैं। इस तरह से उनका परिप्रेक्ष्य यही ऐतिहासिक था। अब रोमिला थापर के बारे में आते हैं। रोमिला थापर कौन थी? रोमिला थापर एक पंजाबी परिवार में जन्मी हुई एक कन्या थी, जो 1931 में उनका जन्म हुआ था पंजाब प्रांत में। उनका बचपन भारत के विभिन्न भागों में बीता। पिता उस समय फौज में थे। उनकी अपनी पहली उपाधि पंजाब विश्वविद्यालय से, डॉक्टर की उपाधि लंदन विश्वविद्यालय 1958 से प्राप्त हुई थी। इस तरह से उनका विचारधारा और स्पष्टीकरण है। रोमिला थापर की बुक्स हैं स्टडी ऑफ द यूरोप, अशोका इज द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, फ्रॉम लाइनेज टू स्टेट, इंडियन टेल्स, द पास्ट एंड प्रेज्यूड्स, एक्साइल एंड द किंगडम, सम थॉट्स एंड द रामायणा, एशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटिंग अर्ली इंडिया हिस्ट्री एंड बियॉन्ड। भारत के इतिहास के बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय इतिहास का उन्होंने विभाजन भी किया है। भौगोलिक संरचना, भूतकाल की जनसंख्या, इतिहास और इतिहास के परे बातें, उन्होंने सब अवधारणाएं प्रस्तुत किए। उन्होंने वंशानुक्रम, अर्थव्यवस्था और धार्मिक विचारधारा, राजनीतिक और प्राच्यवेत्ता भी रही हैं। अब आइए अगला हम देखते हैं समाजशास्त्र ग्रंथ परिप्रेक्ष्य, भारत शास्त्र ग्रंथ परिप्रेक्ष्य, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन? राधा कमल मुखर्जी को हम पढ़ते हैं। राधा कमल मुखर्जी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था राधा कमल मुखर्जी का जन्म 1889 में और मृत्यु 1968 में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोगी डीपी मुखर्जी, मुंबई विश्वविद्यालय के जीएस घुरिये अपने समय के समृद्ध समाजशास्त्रियों में गिने जाते हैं।
उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय समाजशास्त्र व मानव शास्त्र का अध्ययन केंद्र माना जाता था। राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार के रहने के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय समाज विज्ञानों के अध्ययन का बड़ा केंद्र बन गया था। 1960 तक केंद्र की बहुत सी प्रतिष्ठा थी। वह अध्याय मूलतः राधा कमल मुखर्जी पर केंद्रित था। आगे देखें कि इसी तरह से उन्होंने राधा कमल मुखर्जी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे। उनकी भी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति सभ्यता की बात की है, सार्वभौमिक सभ्यता की अवधारणा दी है, जैविकी उद्विकास, सार्वभौमिकी उद्विकास, आध्यात्मिक पक्ष, अनेक सभ्यता और विशेषकर उन्हें सामाजिक परिस्थितिकी, भारत के सामाजिक परिस्थिति का जनक भी माना जाता है। उन्होंने सभ्यता और संस्कृत में भी अंतर कुछ बताए हैं। इसी तरह से उनकी कुछ बुक्स हैं, सोशलॉजी एंड मिस्टिसिज्म, द थ्योरी एंड द आर्ट ऑफ मिस्टिसिज्म, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, रीजनल सोशियोलॉजी, द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, फील्ड एंड फार्मर ऑफ ओथा, रीजनल बैलेंस ऑफ मैन एंड हिज हैबिटेशन, द इंस्टीट्यूशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन वर्किंग क्लास, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, डायनेमिक ऑफ द मोरल्स। उनकी कुल मिलाकर 30 के आसपास बुक्स थी। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट, जर्नल थ्योरी ऑफ स्टडी और फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस। इस तरह से उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें, अवधारणाएं भी प्रस्तुत की। जनसंख्या के बारे में भी उन्होंने बताया और समाज में इस्लाम की भी बात उन्होंने की, सामाजिक व्यवस्था की बात की। अब आते हैं अगला पर्सपेक्टिव, जीएस घुरिये। जीएस घुरिये को आप समाजशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं। भारतीय समाजशास्त्र के जनक जीएस घुरिये। जीएस घुरिये का जन्म कहाँ हुआ था? जीएस घुरिये का जन्म 12 दिसंबर 1893 में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराष्ट्र के मालवान नामक स्थान पर हुआ था। 91 वर्ष की अवस्था में 1983 में मुंबई में उनका देहावसान हो गया। घुरिये का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान समाजशास्त्र में रहा है। उन्होंने 1924 में वो एचओडी थे समाजशास्त्र मुंबई विश्वविद्यालय के, और इस तरह से उनके बाद केएम कपाड़िया हुए। जीएस घुरिये की कुछ पुस्तकें हैं। जीएस घुरिये ने जाति पर अध्ययन किया, प्रजातियों पर अध्ययन किया है, सभ्यता संस्कृतियों पर अध्ययन किया, आदिवासियों का अध्ययन किया। उन्होंने जाति के 6 विशेषताएं भी बताई हैं। संस्कृति सभ्यता में अंतर, ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र के बारे में बताया है, इंडियन साधु के बारे में बताया है, कॉस्ट्यूम के बारे में बताया, भरतनाट्यम के बारे में बताया है, रामायण के बारे में उन्होंने बताया है। इंडियन साधु बुक उनकी बहुत फेमस है, जो आप जानते होंगे। धर्म का समाजशास्त्र के बारे में भी उन्होंने बताया। उनकी कुछ बुक्स आइए देख लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा उनकी बुक्स। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधुस, भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम, फैमिली एंड किन इंडो यूरोपियन कल्चर, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, गॉड एंड मैन, एंटोनियम एंड रूरल अर्बन कम्युनिटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रीजनल कॉन्शियसनेस, इंडियन कॉस्ट्यूम, सोशल टेंशन इन इंडिया। ये सोशल टेंशन इन इंडिया उस समय की बात है जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद होने के बाद में हमारे भारत में बहुत तरह की समस्याएं और टेंशन और तनाव पैदा हुआ था। सांप्रदायिकता की भावना पैदा हो गई थी। सभी अपने आप को समझते थे कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, अपना नेता चुनेंगे। इस तरह से पूरे भारत में अराजकता की भावना फैल गई थी। सांप्रदायिकता उस समय जगह जगह दंगे फैल रहे थे, अव्यवस्था फैल गई थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए सोशल टेंशन उन्होंने लिखा है, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार किया है, जैसे भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों पर, जब भारतीय संस्कृति सभ्यता, जाति धर्म नातेदारी, आदिवासी अध्ययन, ग्रामीण नगरीय भारतीय साधु, सामाजिक तनाव, भारतीय वेशभूषा और संघर्ष। अब आप देखिए लुईस डूमा जो भारतीय नहीं थे, फिर भी उन्हें भारतीय समाजशास्त्री होने की उपाधि दी जाती है। लुईस डूमांट का जन्म 1911-1998 में विश्व स्तर के समाजशास्त्री और सामाजिक मानवशास्त्री के विद्वान थे। उन्होंने समाजशास्त्र और भारत शास्त्र में उनकी विशेष रुचि रही है। इसी तरह से उन्होंने होमो हायरार्कस जाति व्यवस्था पर लिखा, शुद्धता की बात की, वर्णों का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। लुईस डूमांट के बाद में हम आते हैं इरावती कर्वे। इरावती कर्वे का जन्म वर्मा में हुआ था और उन्होंने भारत में विशिष्ट नातेदारी का अध्ययन किया था। उनका मुख्य क्षेत्र था
ग्रामीण समाजशास्त्र उनका मुख्य क्षेत्र था। ग्रामीण समाजशास्त्र संयुक्त परिवार व्यवस्था और जाति व्यवस्था, और इसी तरह से उन्होंने 3 प्रकार की व्यवस्था को अपनाया है। इसी तरह से उन्होंने भारत को चार भागों में बांटा है। पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में और मध्य भाग में बांटकर उन्होंने नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया है। उन्होंने भाषा के आधार पर 3 भागों में बांटा था और क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा था। इरावती कर्वे का ही ये स्टेटमेंट है कि हाँ, व्यक्ति एक रजाई के समान होते हैं और जिस तरह से रजाई में विभिन्न प्रकार के कपड़े लगे होते हैं फिर भी सब एक होते हैं, उसी एक में ही गुथे होते हैं, उसी प्रकार के भारतीय समाज है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। शुद्धता की बात उन्होंने की है। इरावती कर्वे जो महत्वपूर्ण है, किन्सी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, उन्होंने कहा है द हिल्स ऑफ वेस्ट खानदीज, हिंदू सोसाइटी, ग्रुप रिलेशन एंड विलेज कम्युनिटी, द सोशल डायनेमिक ऑफ ग्रोइंग टाउन्स एंड सराउंडिंग एरियाज, और महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल, युगांता, परिपूर्ति, अमाची संस्कृति गंगा जल, भावरा इत्यादि उन्होंने पुस्तकें मराठी में लिखी। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज़्यादा महाभारत के चरित्रों पर लेख था युगांता पर उन्होंने विशेष महत्व दिया है। युगांता में उन्होंने सभी कैरेक्टर को अच्छी तरह से निखार कर बाहर करके प्रदर्शित किया है कि किस तरह से महाभारत के कैरेक्टर में सबकी अलग अलग भूमिका रही थी। इरावती कर्वे के बाद हम आते हैं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले हम डीपी मुखर्जी को देखते हैं। डीपी मुखर्जी, जिनका नाम धुरजटी प्रसाद मुखर्जी था, डीपी मुखर्जी नहीं, संरचनात्मक प्रकारात्मक जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें सबसे पहले एम एन श्रीनिवास का जन्म सबसे पहले आप देखिए कहाँ हुआ था, मैसूर में हुआ था। उनका पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास था। 1916 में उनका जन्म हुआ था। 1999 में उनकी मृत्यु हुई थी। मैसूर में जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बेंगलोर में उनका देहावसान हुआ था। श्रीनिवास के बारे में आप सबसे पहले महत्वपूर्ण ये बात लिख लीजिए कि श्रीनिवास को भारत का मेलिनोव्स्की कहा जाता है। श्रीनिवास ने अनेक अवधारणाएं दी हैं, जैसे ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, प्रभु जाति की अवधारणा और पश्चिमीकरण की अवधारणा। उनकी अवधारणाओं के आधार पर उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया, ये उनकी पीएचडी की थीसिस है। इंडियाज विलेजेस, कास्ट मॉडर्न इंडियन अदर एसे, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिमेंबर्ड विलेज, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, डोमिनेटेड कास्ट एंड अदर एसे, कॉम्बेसिव role of the Sanskritization and living and the revolution and the other essay, village caste, gender and method, Indian society through personal writings। ये उनकी महत्वपूर्ण बुक्स थी। उनका जो अध्ययन क्षेत्र था, जैसे गांव था, जाति थी, प्रभु जाति थी, धर्मनिरपेक्षीकरण था, भारत और समाज पर उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए। इसी तरह से उनके योगदान को देखते हुए समाजशास्त्र में उनकी महती भूमिका रही है। अब आगे हम देखते हैं एम एन श्रीनिवास के बाद एस.सी. दुबे भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। एस.सी. दुबे का भी महत्व हमारे समाजशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा है। एस.सी. दुबे का पूरा नाम श्यामाचरण प्रसाद दुबे है। भारत के सुप्रसिद्ध मानव शास्त्री और समाजशास्त्री भी है। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम को अपनाने वाले समाजशास्त्री हैं। इसी तरह से एस.सी. दुबे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 25 जुलाई 1922 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1996 में 4 फरवरी 1996 को हुई थी। एस.सी. दुबे की पुस्तक थी द कमार जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया था। समीर पेट का भी अध्ययन किया था। इंडियन विलेज 1955 में, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस 1958 में, इंस्टीट्यूट बिल्डिंग फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड मॉडर्नाइजेशन, ट्राइब हेरिटेज ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग चेंज इंडियन सोसाइटी। इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी, पुस्तकें थीं। इनकी अवधारणा क्या है? मानव और संस्कृति, भारतीय ग्रामीण समाज, विकास का समाजशास्त्र, संक्रमण की पीड़ा, इस तरह की अनेक उन्होंने महत्वपूर्ण लेख लिखे। आधुनिकीकरण पे उन्होंने लिखा है, विकास पे उन्होंने लिखा है। अब देखते हैं मेकिंग मैरिज।
मैकिंग मेरिट कौन थे? उन्होंने संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। इनका पुस्तक है विलेज इंडिया, कास्ट रैंकिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन द 5 रीजन ऑफ इंडियन पाकिस्तान, इंडियन थ्रो हिंदू कैटेगरीज। मैकिंग मेरिट आप देखें, मैकिंग मेरिट सामाजिक परिवर्तन, उन्होंने ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन का भी अध्ययन किया है। मैकिंग मेरिट ने उन्होंने ही सार्वभौमिकीकरण और लौकिकीकरण की परिभाषा दी है। लघु समुदाय, रॉबर्ट रेडफील्ड की जो लघु और दीर्घ परंपरा थी, उसी के आधार पर उन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है। समुदाय परंपरा और ग्रामीण समाज का उन्होंने अध्ययन किया है। संकुचितीकरण और सार्वभौमिकीकरण का अध्ययन किया है। जाति की गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता पर भी उन्होंने बात की है। अब देखते हैं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। डीपी मुखर्जी का पूरा नाम धुरजटी प्रसाद मुखर्जी है। 1894 में उनका जन्म हुआ, 1961 में उनकी मृत्यु हुई, जो डीपी के नाम से जाने जाते हैं। डीपी मुखर्जी भी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं। इनका भारतीय समाजशास्त्री और जनकों में महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है। डीपी मुखर्जी ने भी कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं, समाजशास्त्र को विशेष योगदान भी दिया है। डीपी मुखर्जी का मुख्य कॉन्सेप्ट था पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस। ये उनकी बुक है। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सोशलॉजी, मॉडर्न इंडियन कल्चर, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, व्यूज एंड कंटर व्यूज, डाइवर्सिटी, टैगोर, अ स्टडी, इंडियन हिस्ट्री, अ हिस्ट्री ऑफ द मेथड, इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की भी बात इन्होंने की है। इस तरह से आधुनिक भारतीय संस्कृति की बात की है उन्होंने, और उन्होंने व्यक्तित्व, आधुनिक भारतीय संस्कृति, परंपराएं, समाजशास्त्र की प्रकृति, पद्धति, इन सब की बात उन्होंने की है। अब आप देखें डीपी मुखर्जी हो चुके हैं। ए आर देसाई के बारे में देखते हैं। ए आर देसाई कौन थे? जिन्हें राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है। ए आर देसाई राष्ट्रवादी नेता थे, नेता नहीं, राष्ट्रवादी लेखक थे। अक्षय रमन लाल देसाई 1955 में, 1994 में उनका जन्म हुआ था। इस तरह से 12 नवंबर 1994 में उनका जन्म हुआ था। 12 नवंबर 1994 को उनकी मृत्यु हुई थी। बचपन में उनके पिता रमन लाल बसंत लाल देसाई का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। उनके पिता बड़े साहित्यकार थे। रमन लाल देसाई, जिसे आप ए आर देसाई के नाम से जानते हैं, उनकी महत्वपूर्ण कृति है द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, करेंटली ऑपरेटिंग इमेंटेंट फ्यूचर एंड द इंडियन नेशनलिज्म, द इशू एंड द प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोशलॉजी इन इंडिया, इस्लाम एंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन, implication of the modernization of Indian society in the world context। इस तरह से उन्होंने राज्य और राष्ट्र के बारे में लिखा है, किसान संघर्ष के बारे में, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में उन्होंने लिखा है। अब आप देखते हैं आगे रामकृष्ण मुखर्जी। जो रामकृष्ण मुखर्जी इंडियन इंस्टीट्यूट कलकत्ता के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1919 में हुआ था। इनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में होती है, यानी ये भी कलकत्ता के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ युगांता, डायनेमिक ऑफ द रूरल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, सोशलॉजिस्ट एंड द सोशल चेंज इन इंडिया, 6 विलेज ऑफ बंगाल, सोशल इंडिकेटर्स और फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। रामकृष्ण मुखर्जी की बुक, इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारत में। अब संस्थानात्मक परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, संस्थानात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आंद्रे वेतेई आते हैं। आंद्रे वेतेई की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही है? आंद्रे वेतेई की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही है कि सब ने तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य अपनाया है, लेकिन इन्होंने ही एक ऐसे ही थिंकर हैं जिन्होंने भारत में मैक्स वेबर की पद्धति को अपनाया है। मैक्स वेबेरियन, इन्हें वेबेरियन पर्सपेक्टिव कहा जाता है। ये वेबेरियन पर्सपेक्टिव अपनाने की वजह से ये संस्थानात्मक परिप्रेक्ष्य के रूप में आते हैं। आंद्रे वेतेई को भारत का मैक्स वेबर भी कहते हैं। आंद्रे वेतेई दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर और एमरेट्स थे। आंद्रे वेतेई कई स्कूलों में इन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, रचनाएं क्या हैं? कास्ट, क्लास एंड पावर, कास्ट ओल्ड एंड न्यू, इक्वालिटी
equality and social change, study and agrarian social structure, 6 essay and comparative society, equality among the men, the idea and the natural equality, other essay, society and politics in India, sociology sociology essay and anthropoच अप्रोच एंड मेथड, इस तरह से मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस, एंटी यूटोपिया एंड यूटोपिया की बात उन्होंने की है, एंटी एंटीनोमीज ऑफ सोसाइटी की बात, नागरिक समाज समानता की बात, भारत में सामाजिक संस्करण की बात उन्होंने की है, क्लास एंड पावर की बात की है, कास्ट क्लास एंड पावर की बात की है, प्रजाति और जाति की बात उन्होंने की है। इस तरह से आइए अब हम देखते हैं योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जो बस्ती जिले के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म 1932 में हुआ था। डीपी इन्होंने राधा कृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, अजीत सिंह और ए.के. सरन जैसे समाजशास्त्रियों से शिक्षा भी ग्रहण की थी। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, एसे एंड मॉडर्नाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंज इन इंडिया, इमेज ऑफ मैन, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी ऑफ इंडियन सोशलॉजी एंड सोशल कंडीशन एंड एमर्जिंग कंसर्न, सोशल चेंज इन इंडिया, culture change in India, ideology and theory of Indian sociology, social perspective and scientific and technological revolution, sociology of non-violence, tradition of non-violence, the sociology of culture, towards a sociology of culture in India, for a sociology of India। इनके कई पर्सपेक्टिव हैं, सामाजिक संस्करण, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण, भारतीय समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन। इनके महत्वपूर्ण अवधारणा है जो इन्होंने समाजशास्त्र में ये सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसके लिए योगेंद्र सिंह जाने जाते हैं। अब आप देखें योगेंद्र सिंह के बाद हम देखते हैं सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य। सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आते हैं कौन? एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा। एन.के. बोस का जन्म कलकत्ता में 22 जनवरी 1901 में हुआ था। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1972 में हुई थी। इनके गांधीवादी थे, उन्होंने पद्धति शास्त्र का प्रयोग किया था। बोस की रचनाएं भी इस प्रकार से हैं: कॉन्यूज ऑफ द ओडिशा आर्किटेक्चर, स्टडी इन गांधीज्म, कल्चर एंड एंथ्रोपोलॉजी, पीजेंट लाइफ इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, प्रॉब्लम इन नेशनल इंटीग्रेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। एन.के. बोस, वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया है। प्रॉब्लम एंड नेशनल इंटीग्रेशन और कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, इस तरह से उन्होंने कई अपनी बुक्स लिखी है। इस बुक्स के आधार पर उनके पर्सपेक्टिव का भी पता चलता है। एन.के. बोस का योगदान नृजातीय शास्त्र के रूप में विशेषता होता है। भारतीय समाज की बात उन्होंने की है, सामाजिक इतिहास की भी बात उन्होंने की है, जाति व्यवस्था का भी अध्ययन किया है। अब आइए हम देखते हैं सुरजीत सिन्हा किसे कहते हैं। सुरजीत सिन्हा ने समाजशास्त्र में क्या क्या योगदान दिया। सुरजीत सिन्हा का केंद्रीय अध्ययन विषय वस्तु क्या था? आदिवासी जाति और आदिवासी नृजाति समूह, आदिवासी आंदोलन, धर्म का समाजशास्त्र, भारत में जन पर क्षेत्रीय कार्य। इस तरह से उनके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी रहे हैं। हिल मारिया गोंड का अध्ययन किया, बरभूम के भूमिज का अध्ययन किया उन्होंने। और अब आप देखते हैं कि सुरजीत सिन्हा की आदिवासी आदिवासी आंदोलन में विशेष उनका योगदान रहा। अब आते हैं हम अधीनस्थ समूह, अधीनस्थ सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव, जिसके अंतर्गत हम अंबेडकर को पढ़ेंगे। अंबेडकर के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे कि अंबेडकर एक महार जनजाति के थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा अस्पृश्यता का शिकार होना पड़ा। और इस अस्पृश्यता से वो इतने परेशान हो गए थे कि वो इससे मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू जरूर हूँ परंतु हिंदू होकर मैं मरूंगा नहीं। इसलिए मरने से एक साल पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। उनका जन्म भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म इंदौर के पास महू के एक गांव में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। महार जनजाति में उनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में अस्पृश्य जातियों में उनकी गिनती होती थी। 6 दिसंबर 1956 में उनका देहावसान हो गया था। बचपन में उनका नाम भीम सकपाल था।
पिता रामजी सकपाल थे। 14 अक्टूबर 1956 में अपनी लाखों प्रशंसकों के साथ नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में, और 14 अक्टूबर 19 दिसंबर में हुई थी। और हाँ, जिस सन में उनकी मृत्यु होने वाली थी उससे पहले ही, कुछ महीने पहले, उन्होंने अक्टूबर में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और दिसंबर में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह से अम्बेडकर की महत्वपूर्ण अम्बेडकर ने बहुत से आंदोलन भी किए, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान भी था, उनको 18 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं, कई विश्वविद्यालय, भारत के कई विश्वविद्यालय में, जैसे मुंबई विश्वविद्यालय, स्टीफेंसन विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन ग्रहण किया और विदेशों में भी उन्होंने छात्रवृत्ति के आधार पर अध्ययन किया है। उनकी कई रचनाएं इस तरह से हैं: द अनटचेबल्स हु आर द शूद्रास, स्टेट एंड माइनॉरिटी, इंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स एंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दलित अवधारणाओं पर प्रस्तुत उन्होंने किया है। दलित मुक्ति अधीनस्थ अनेक उपागम का उन्होंने प्रयोग किया है। अम्बेडकर की रचनाओं के विश्लेषण के आधार पर हम देखते हैं कि अम्बेडकर किस तरह से दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने विशेष आंदोलन किया, महार आंदोलन किया। उन्होंने तालाब के किनारे पानी लेने से मना करने के कारण उन्होंने इसका भी विरोध किया। धर्म, इसी तरह से अम्बेडकर के इतिहास क्रम को हम 5 चरणों में बांट सकते हैं। नंबर 1, बौद्धिक समाज और उनका आदर्शवादी, फिर समाज में परिवर्तन, बौद्ध धर्म का उदय, सामाजिक और नैतिक रूपांतरण, राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव, प्रतिरोध आंदोलन और ब्राह्मणों का उदय। तो इस तरह से आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर को। मुख्य रूप से आप जानते होंगे कि ये संविधान के जनक के रूप से जाने जाते हैं, संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जाति, अस्पृश्यता और विशेषकर बात यह है कि उन्होंने आरक्षण की बात की है, आरक्षण का समर्थन करते थे। उपनिवेशिक काल और राष्ट्रवाद उनके महत्वपूर्ण रहा है परिप्रेक्ष्य, लेकिन उन्होंने पंचायतों का घोर विरोध किया है। पंचायती राज व्यवस्था का अम्बेडकर ने घोर विरोध किया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम रणजीत गुहा पर। रणजीत गुहा, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है समाजशास्त्र में? उनकी सबसे पहली योगदान क्या है? वो रणजीत गुहा उत्तर उपनिवेशवादी अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो पहले अधीनस्थ समूह के अध्ययन के वे पहले संपादक थे। उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया है और पैसिफिक स्टडी ऑस्ट्रेलियन नेशनल इंस्टीट्यूट कैनबरा से वे इतिहास के प्रोफेसर भी रह चुके थे। उनकी रचनाएं हैं अ रूल्स प्रोस्पेक्टिव ऑफ बंगाल, अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फॉर बंगाल, एन एसे ऑन द आइडिया ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, द एलिमेंट्री पर्सपेक्टिव द इंसर्जेंसी ऑफ द कॉलोनियल इंडिया। इस तरह से इनकी कई बुकें थीं। उन्होंने अधीनस्थ समूहों का उभरता परिप्रेक्ष्य भी प्रस्तुत किया, किसान विद्रोह के बारे में बताया है। रणजीत गुहा का व्यक्तित्व कृतित्व बहुत महत्वपूर्ण था। उनके मुद्दे थे भारतीय समाज में अधीनस्थ समूह अध्ययन और भारत में किसान विद्रोह। अब आते हैं डेविड हार्डीमैन। डेविड हार्डीमैन, जिसने शॉर्टकट में बहुत लोग हड्डी मैन भी कहते हैं, जिनका जन्म 1947 में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये भी भारत के रहने वाले नहीं थे। लंदन के लिस्टर विश्वविद्यालय में प्राच्य और अफ्रीकन केंद्र में उन्होंने अध्ययन कार्य किया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड गुजरात, पीजेंट नेशनलिस्ट एंड गुजरात, द कमिंग ऑफ देवी एंड आदिवासी एसरेशन, उसके बाद में पीजेंट रेजिस्टेंट ऑन इंडिया, सब स्टडीज, फीडिंग द बनिया। इस तरह से अधीनस्थ समूह का परिप्रेक्ष्य उन्होंने स्वीकार किया हार्डीमैन ने, और प्रतिरोध की कथा, दक्षिण गुजरात में देवी आंदोलन, फीडिंग द बनिया, कई कॉन्सेप्ट पर उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए देखते हैं। अब आपका ये वीडियो पूरा हुआ, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद याद भी कर लीजिएगा कौन से थिंकर किस पर्सपेक्टिव के हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी और सभी पेपरों में पूछा जाता है। इसलिए आपका मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।